नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में नियमों और कानूनों को दरकिनार कर बिना नक्शा बनवाए ही अवैध प्लॉटिंग का खेल जोरों पर है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ प्रशासन की जानकारी में हो रहा है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम रुदौली प्रवीण यादव से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। रुदौली तहसील के विनियमित क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है और इस पे जो है इस पे लगाम भी नहीं लग रही है। वजह यह है कि इसका कोई नक्शा भी नहीं पास हुआ, जबकि नियमों के अनुसार जो है धारा 6 के तहत जो है इसमें नक्शा भी पास होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथ रुदौली एसडीएम प्रवीण यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, विनियमित क्षेत्र में जो है अवैध प्लाटिंग चल रही है? विनियमित क्षेत्र में कुछ दिन पहले कुछ शिकायतें आई थी अवैध प्लॉटिंग की। उस पर हमारी तरफ से विनियमित क्षेत्र की आरबीओ के तहत कुछ कार्रवाइयां हम लोगों ने की हुई हैं। अगर दोबारा ऐसी कोई भी शिकायत आती है अवैध प्लॉटिंग पे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के साथ साथ पेनल्टी भी वसूल किया जाएगा। सर, ब्रह्मानंद वार्ड पड़ता है रुदौली नगर पालिका क्षेत्र, वहाँ प्लाटिंग का खेल चल रहा है। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है। इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। अगर किसी प्रकार की अगर वहाँ पर अवैध प्लॉटिंग पाई जाती है तो आरबीओ के तहत बिल्कुल पेनल्टी भी लगाई जाएगी और तत्काल रूप से उनको वहाँ पर रोका भी जाएगा। नोटिस भी जारी किया आरबीओ ने। बिल्कुल ये प्रावधान है कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ हम नोटिस भी जारी कर सकते हैं, पेनल्टी भी वसूल कर सकते हैं और तत्काल रोक भी लगा सकते हैं। इसका कोई सर्वे भी कराएंगे कि अभी विनियमित क्षेत्र में कितनी प्लाटिंग हुई? चूंकि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं तो एक टीम गठित करके बहुत जल्द यहाँ पर सर्वे भी कराया जाएगा कि ऐसी कितनी जगहें हैं, चिन्हित किया जाए कि अवैध प्लॉटिंग हो रही है और उन सब पर एक साथ कार्रवाई की जाए। तो ये हमारे साथ जो है प्रवीण यादव एसडीएम थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विनियमित क्षेत्र में प्लाटिंग चल रही है उसका एक सर्वे करा करके जो है जो अगर नियमता है तो उनके खिलाफ नोटिस भी जारी की जाएगी। अब ये देखने वाला होगा ये कार्रवाई कब होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। मैंने कहा कि प्लाटिंग हो रही है तो उसके नक्शे नहीं पास कराते हैं लोग, जबकि इसमें धारा 6 में प्रोविजन है, विनियमित क्षेत्र की धारा 6 में, कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो मकान बनाए या प्लाटिंग करे, एक गड्ढा भी बिना नक्शा स्वीकृत कराए नहीं करा सकता है। और अगर प्लाटिंग का नक्शा वो स्वीकृत कराता है तो उसको 15% ओपन एरिया पार्क के रूप में छोड़ना पड़ेगा। जितना जमीन होगी उसका 15% पार्क, उसको पार्किंग छोड़ना पड़ेगा, जिसमें पार्क डेवलप करना होगा, नाली बनानी होगी। नगर पालिका परिषद जैसे या शासन सड़क बनाता है एलडीए आवास विकास में, इस तरीके से सड़क बनानी होगी और विद्युतीकरण भी करके पोल लगा करके मैं ट्रांसफार्मर उसको जुड़वा करके देना पड़ेगा, जिससे पूरी तरह से कहीं पर शासन का बाद में 1 रुपया भी न खर्च हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी तरह से भवन मानचित्र का है कि ये प्रशासनिक अनदेखी आप मानिए या लोग कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, बिना नक्शे के निर्माण करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में धारा 10 में शिकायत आने पर उप जिलाधिकारी नोटिस जारी करेंगे, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिना नक्शे बन रहा हो या प्लाटिंग हो रही हो किसी और या कोई मकान बन रहा हो, तो ये प्रक्रिया यहाँ अपनाई जानी चाहिए। लेकिन हमारे अभियंता एक ही दिन शनिवार को यहाँ आते हैं। उसके अलावा उप जिलाधिकारी का समय समय पर आदेश भी हम लोगों को पता चलता रहता है कि अवैध निर्माण के बारे में लेखपाल नोटिस दें। वो तो वहां की बात होगी, आप उप जिलाधिकारी बताएंगे। लेकिन एक्ट में साफ साफ है कि एक ईंट भी, एक गड्ढा भी अगर कोई खोदेगा तो बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए नहीं कर सकता। तो अगर बिना नक्शे के अगर है ये प्लाटिंग तमाम जगह क्षेत्र में, तो क्या वो अवैध मानी जाए? वो पूरी तरह से अवैध है। जब एक गड्ढा, धारा 6 स्पष्ट रूप से इस बात को प्रावधानित करता है कि बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए एक गड्ढा, एक पिलर का गड्ढा आप नहीं खोद सकते हैं, कि खुदाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर कहां बचा? तो पूरा एक्ट प्रतिबंधित करता है कि आप बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए एक नींव की खुदाई न करिए, गड्ढे की खुदाई न करिए। तो यहाँ तो प्लाटिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को नोटिस जारी करनी चाहिए। बिल्कुल उनको नोटिस जारी करना चाहिए और उनको रिपोर्ट लेना चाहिए और स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। रुदौली शहर अब गलियों का शहर आने वाले समय में हो जाएगा, जिस तरीके से अनियमित निर्माण और प्लाटिंग हो रही है। रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का धंधा जोरों पे चल रहा है। बिना नक्शा पास कराए जो है अवैध प्लाटिंग की जा रही है और इसकी जानकारी प्रशासन को होने के बावजूद भी जो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसका नतीजा है जो ये अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। और इसमें साफ तौर पर तहसील प्रशासन से लेकर के नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने की देखी गई है। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ दिखाए कि आप देख सकते हैं कि ये प्लाटिंग का खेल चल रहा है और ये रुदौली नगर पालिका का स्वामी ब्रह्मानंद वार्ड है। ये गौरिया मोड़ रोड जो है लोहिया पुल को मिलाने वाली मार्ग है,
लेकिन जब नियमों की अगर बात किया जाए तो नियमों के मुताबिक जो है जो प्लाटिंग होती है उसका नक्शा पास कराया जाता है। नक्शा पास कराने के बाद जो है उसमें सड़क बनाई जाती है, नाली की व्यवस्थाएं की जाती है, बिजली की व्यवस्थाएं की जाती है। तो इस तरीके से जो आम जनता की जो सहूलियत होती है, सुविधाएं होती है, उस सुविधाओं को यहाँ पर पूरा करने के बाद जो है यहाँ पे प्लाटिंग किया जाता है। लेकिन ये सब नियमों को दरकिनार करके जो है ये खेल चल रहा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी लापरवाही जो है रुधौली नगर पालिका और तहसील प्रशासन की देखने को मिलती है, जहां पे बिना नक्शा पास कराए जो ये खेल चल रहा है। अब ये देखने वाला होगा जो इस तरीके के अब चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है राजस्व विभाग को होता है और रजिस्ट्री में जो है इसकी जो ये प्लाटिंग है इसको जो खेतों में दिखा दिया जाता है, जबकि इसका राजस्व भी को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पे अधिकारियों की मिली भगत की वजह से जो है इस तरीके का खेल यहाँ पे अवैध प्लाटिंग का चल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा इस पे कब लगाम लगती है। मैं इधर भी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप इसमें तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्लाटिंग इसमें की गई है। लेकिन यहाँ पे सुविधा की अगर बात किया जाए तो सुविधाएं नहीं नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ प्रशासन की जानकारी में हो रहा है, लेकिन अभी तक की यहाँ पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसका नतीजा यहाँ पे साफ तौर पे देखा जाता है कि अवैध प्लाटिंग का खेल जो है तहसील स्तर से ग्रामीण स्तरों में भी काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी इस पे कोई रोक नहीं लगी है, बिना नक्शा पास कराए यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। अब ये देखने वाला होगा जो ये अवैध प्लाटिंग चल रही है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। वहीं बदायूं की जिला अदालत में हलचल तेज है। बदायूं शमसी जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद में सुनवाई हुई। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए गए। हिंदू पक्ष की ओर से बदायूं की शमसी जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। शमसी जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद की सुनवाई के लिए बदायूं जिला अदालत में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। ये मुकदमा जो है जो दायर किया ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन अमान को खत्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुगल आक्रांता, इनके अपने दावे मुगल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, इन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुगल आक्रांता मुगल आक्रांता। तो ये मुकदमा 8.5 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं 1920 में ये दर्ज है कि ये जामा मस्जिद जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट है और बाकी ना तो आज तक उन्होंने कोई मेंटेन किया है ना कुछ किया है। और एएसआई एक्ट की बात भी करें, एएसआई एक्ट भी जो है वार करता है सिविल कोर्ट का जुडिशियल किसी मैटर, तो उन्हें कोई राशि नहीं, न एएसआई एक्ट के हिसाब से, न 91 के एक्ट से, न वक्फ एक्ट से, न कोई काज ऑफ एक्शन है और कुछ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, सुनवाई हो गई है या सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अभी जानकारी? देखिए, अभी दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद हैं और सुनवाई की जा रही है। हालांकि जो इस कोर्ट में जाने से पहले मुस्लिम पक्ष का भी एक बयान आया था। हिंदू पक्ष के मुकेश पटेल ने भी एक बयान दिया था कि जो यहाँ से जिस तरह से दावा किया गया है, कोर्ट के समक्ष जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, मुकेश पटेल ने कहा कि अदालत में जो दायर पेश किया गया है उसमें मंदिर होने के साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ पर मूर्तियां भी हैं और वो खंबे भी आज भी मौजूद हैं। मस्जिद के नीचे जो मंदिर में जो सुरंग थी वो सुरंग भी आज मौजूद है कि यहाँ से तालाब तक ये सुरंग जाती थी। भाई मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए जो कहा है कि इनके जो एडवोकेट है मुस्लिम पक्ष के असरात अहमद सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मस्जिद 850 साल पुरानी है। जामा मस्जिद समी इसको कहा जाता है, यहाँ कहीं मंदिर नहीं है। ये दावा फर्जी है और दावा पेश करने का हिंदू महासभा को कोई राइट ही नहीं है, मतलब उनको कोई अधिकार नहीं है। इनके दावे के हिसाब से मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसकी तरफ से दावा करना या अदालत में दावे को खारिज करने की बहस की जा रही है। बिल्कुल विजय, इस पूरे मामले पर जी बिल्कुल विजय, इस पूरे मामले पर विवाद भी है, शुरू हो गया है, बवाल भी एक तरफ देखने को मिल रहा है, मुस्लिम लोगों में आक्रोश है। ऐसे में कोर्ट के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल और तमाम सुरक्षा व्यवस्था लगी है। तमाम खुफिया एजेंसी भी अपनी नजर रख रही है। हालांकि पूरे शहर में शांति है, कोई इस तरह का माहौल नहीं है। हालांकि देखिए, मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद समी
के आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने 1223 ईस्वी में अपनी बेटी रजिया सुल्तान की पैदाइश पर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक बनी थी और शमसुद्दीन सूफी विचारधारा का प्रबल प्रचारक थी। तो इसको लेकर के देखिए दोनों पक्षों की दलीलें चल रही हैं। हालांकि जो इंतजामिया कमेटी बिल्कुल दोनों तरफ से ही दलील भी दी जा रही है, दावे भी किए जा रहे हैं। अब हिंदू पक्ष की तरफ से ठोस सबूत भी पेश किए गए हैं, इससे कितना बल मिलेगा हिंदू पक्ष के दावों को? देखिए अभी जो है इंतजामिया कमेटी की जो बहस है और वो अभी पूरी होने के बाद जब उसके दावेदारों हिंदू पक्ष के जो दावेदार हैं उनको मौका दिया जाएगा और उसके बहस के बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि जो दावा किया गया है वो सुनने योग्य है या नहीं है। हालांकि अभी इनकी बहस आज उम्मीद है पूरी हो जाएगी। बाकी इसके बाद देखिए कोर्ट क्या निर्णय लेता है और क्या इसके सर्वे के जांच के आदेश देता है या फिर मामले को यहीं शांत कर देता है। बिल्कुल विजय, संभल हिंसा के बाद लगातार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है। उसके बाद ये विवाद 2022 में दलील और याचिका पेश की गई थी, दायर की गई थी और आज इस पर सुनवाई है। बेहद अहम ये सुनवाई कि अब क्या सर्वे को लेकर भी इजाजत दी जा सकती है? विजय, देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखिए 8 अगस्त 2022 को इस मुकदमे की सुनवाई चल रही है, 8 अगस्त 2022 से, तो तब से लेकर के जब आज जो तारीख लगी है, पिछली तारीख अभी 30 नवंबर थी, उसमें आज के लिए जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी की बहस पूरी नहीं हो चुकी थी, तो इसके लेकर के आज डेट दी गई थी, तो आज इस पर सुनवाई की जा रही है। बिल्कुल अब इसमें कोर्ट का देखिए फैसला क्या आता है। अगर इनकी बहस होने के बाद कोर्ट क्या आदेश करता है ये तो देखने वाला विषय है। अभी कुछ समय के बाद ये कोर्ट जो है आदेश करेगा कि मामला यहीं समाप्त किया जाए या फिर जांच के निर्देश दिए जाए। मतलब ये मामला सुनवाई के योग्य है, बहस के योग्य है या फिर नहीं, कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है विजय, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया विजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। हिंदू नेता मुकेश पटेल ने मंदिर होने का दावा किया था 2022 में। ये मुकदमा ये दायर की गई थी याचिका, जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था साल 2022 में। मामले की सुनवाई है और आज कोर्ट ये फैसला लेगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है या फिर इस पर बहस अब नहीं की जाएगी। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद हिंदू पक्ष को सुना जाएगा और लगातार इस पूरे मामले पर बवाल भी शुरू है। तो शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर को लेकर यह सुनवाई हो रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर या शमसी जामा मस्जिद। वही खबरों बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह के क्षेत्र में तेजी की जा रही है। अयोध्या ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करते हुए जीएसटी कलेक्शन में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर इटावा, तीसरे नंबर पर मुरादाबाद, चौथे नंबर पर मेरठ, पांचवा स्थान लखनऊ का है द्वितीय और छठे पर गोरखपुर जोन रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अयोध्या ने 2 साल पहले की तुलना में जीएसटी संग्रह लगभग 100% और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35% बढ़ा है। यह शहर केवल धार्मिक पर्यटन का ही नहीं बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ व्यापारी और स्थानीय लोग इस उपलब्धि पर काफी खुश है। राम मंदिर निर्माण के बाद से यहाँ व्यापार और पर्यटन में तेजी आई है, जिसका सीधा असर जीएसटी संग्रह पर भी हुआ है। स्थानीय व्यापारी बता रहे हैं कि यहाँ अब बड़े पैमाने पर निवेश होता है, जिससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अयोध्या और अन्य शहरों का ये प्रदर्शन राज्य की आर्थिक प्रगति की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। जीएसटी कलेक्शन की ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में अयोध्या पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इटावा है और वहीं छठे स्थान पर गोरखपुर जोन है। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद व्यापारियों का जो निवेश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यटक लगातार
उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। तो अयोध्या ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित कर दी है। जीएसटी कलेक्शन में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दूसरे स्थान पर इटावा है, तीसरे नंबर पर मुरादाबाद, चौथे पर मेरठ है, पांचवें नंबर पर लखनऊ है और वहीं छठे नंबर पर गोरखपुर जोन रहा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अयोध्या जीएसटी के मामले पर पहले नंबर पर है। अयोध्या ने मात्र 2 साल में पहले की तुलना में लगभग जीएसटी संग्रह हो गया है 100% बढ़ोतरी हुई है और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35% बढ़ा है। यह शहर केवल धार्मिक पर्यटन का ही नहीं बल्कि अब व्यापार का भी केंद्र बनता जा रहा है। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो अनिल जी, एक बार फिर से अयोध्या ने अपनी काबिलियत भी साबित कर दिया और दिखा दिया है कि सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि अयोध्या व्यापार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाएगा। बेशक खुशी जीएसटी मामले में जिस तरह से रेवेन्यू का कलेक्शन अयोध्या से हुआ है वो तस्वीर बेहतर संदेश देने वाली है। साथ में उन लोगों को भी एक झटका पहुंचाने वाली है जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से क्या होगा। तस्वीर साफ हो चुकी है। रेवेन्यू जो है वो 2 गुना हो चुका है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में अयोध्या। 1800 करोड़ का करीब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है इस साल और इसका पूरा से पर्यटकों को जाता है। देश विदेश के पर्यटक जो है अयोध्या में पहुंच रहे हैं, जहां से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी आर्थिक मजबूती हासिल हो रही है, साथ में सरकार को भी पैसा मिल रहा है, सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। खुशी बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ये बेहद अच्छी तस्वीर है अयोध्या की। जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर अनिल जी विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा था, उसके बाद ये तस्वीर भी देखना पार्टियों के लिए भी बेहद दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जनता बेहद खुश है इस जीएसटी कलेक्शन के बाद। व्यापारियों में खुशी की लहर भी है, उत्साह भी है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर। साथ में जो प्रदेश और देश में जुड़े लोग हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है वहीं आर्थिक मजबूती हासिल कर रहे हैं लोग। इस तरह से अयोध्या में हर महीने लाखों पर्यटक पहुंच रहे हैं, उससे वहाँ का जो माहौल है वो काफी उत्साहपूर्ण है। आर्थिक मजबूती चारों तरफ देखने को मिल रही है। होटल, रेस्टोरेंट, कुटीर उद्योग, तमाम पहलुओं पर देखें, यातायात, रेल यातायात, हवाई यातायात, तमाम पहलुओं पर मजबूती हासिल कर रही है अयोध्या। और यही वजह है कि रेवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी के कलेक्शन में उत्तर प्रदेश में टॉप पर अयोध्या पहुंच चुका है। एक बेहतर संदेश है। दूसरे नंबर पर इटावा है और 5वें नंबर पर लखनऊ है, 6ठे पर गोरखपुर है। कहने का मतलब है गोरखपुर और लखनऊ को भी पीछे छोड़कर अयोध्या नंबर 1 पे है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ को भी पीछे छोड़ दिया अयोध्या ने। कोई खास वजह लखनऊ के पछड़ जाने में? बेशक जितने पर्यटक हैं जो अयोध्या की तो राम जन्मभूमि को लेकर के जो उत्साह है लोगों में देश विदेश में, वो साफ उसकी झलक अब देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक कहीं पर्यटक आए हैं तो वो राम जन्मभूमि, रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं। इसका साफ संदेश है। देश की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है, भगवान राम से जुड़ा मामला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ी कर्मभूमि, जन्मभूमि है अयोध्या, जिसको देखते हुए जिस तरह से पर्यटकों का हुजूम उपड़ा है अयोध्या की तरफ, उससे आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि का आवरण जो है वो तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, गोरखपुर की बात करें अनिल जी तो ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, लेकिन यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत नीचे है, 6वें स्थान पर है जीएसटी के मामले में। बेशक कुर्सी अगर हम बात करें गोरखपुर की और अयोध्या की, साथ में भोले बाबा की नगरी वाराणसी है, तो हम देखते हैं कि जो पर्यटन की दृष्टि से जो महत्व संगम प्रयागराज का है, वाराणसी का है, अयोध्या का है, मथुरा का है, उस दृष्टि से
गोरखपुर थोड़ा सा पीछे है। बेशक जो है वो मुख्यमंत्री की कर्मस्थली है गोरखपुर, लेकिन जहाँ पर्यटक की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अव्वल उत्तर प्रदेश में बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी है और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा है। और इस समय जो सबसे अधिक चार्मिंग में है वो है राम लला की जन्मस्थली अयोध्या। तो अयोध्या को लेकर के एक बड़ा क्रेज है, पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह के कोने कोने के लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अब 24 घंटे आप चहल पहल अयोध्या में देख सकती हैं। लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है, जो जमीन से जुड़े लोग हैं और जो आसमान पे रोजगार कर रहे हैं तो भी इसमें काफी सफलता हासिल हुई है। परिणाम स्वरूप सरकार का खजाना भी तेजी से बढ़ता हुआ। बिल्कुल अनिल जी, एक तरफ अयोध्या की ये नई तस्वीर है, 500 साल के बाद ये नई तस्वीर और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका असर जनता पर आर्थिक रूप से कितना अच्छा और कितना लाभदायक है, ये जीएसटी की ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है। लेकिन अनिल जी, इटावा की बात करें तो इटावा दूसरे नंबर पे है, राजधानी को भी पछाड़ दिया है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, वहाँ पर उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, इसकी वजह ये है और दिल्ली से उसकी कनेक्टिविटी। और वहीं बात करें अगर अयोध्या की तो वो रोजगार और कल कारखाने की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन है वो पर्यटन की दृष्टि से है। भगवान राम की जो जन्मभूमि है, जो राम मंदिर बना है और जो सरयू का घाट है, उसको लेकर के ये पूरा रेवेन्यू कलेक्शन आया है। जिस तरह से वहाँ पर वायु सेवा डेवलप करते हुए सुविधा दी गई है, रोडवेज के संसाधन बढ़ाए गए हैं, ट्रेनें बढ़ाई गई हैं, साथ में जो स्थानीय लोग हैं, रेस्टोरेंट और होटल ढाबे दुनिया भर के काम कर रहे हैं, साथ में जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री है उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा है। अयोध्या आज वो कल की अयोध्या नहीं रह गई है। हवन सामग्री हो, खड़ाऊ हो, जनेऊ हो और कर्मकांड से जुड़े धार्मिक जो सामग्रियां हैं उसकी आपूर्ति का केंद्र बन चुका है अयोध्या। ये अयोध्या जो है काशी से लेकर के मथुरा तक, यहाँ तक कि बांदा से लेकर के हमीरपुर चित्रकूट तक, यहाँ की जो बनी सामग्रियां हैं, धार्मिक जो सामग्रियां यहीं बन रही हैं और उसकी आपूर्ति प्रदेश की नहीं देश के कोने कोने में हो रही है और जिसका असर है कि सरकार के खजाने में रेवेन्यू बढ़ रहा है। बिल्कुल, अयोध्या का रेवेन्यू कलेक्शन बेहद शानदार है। ऐसे में अयोध्या की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो, इसके लिए यूपी सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अयोध्या के विकास के लिए प्रयासरत है। सरकार ने अपना खजाना भी खोल रखा है और खजाना खोलने का असर है तो अभी आउटपुट था, अब इनपुट भी आने लगा है, पैसा रिटर्न भी आने लगा है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या को संवारने का पूरा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वहाँ की गलियों से लेकर सड़कों को आप देखेंगे तो वो एकदम चमाचम होती जा रही हैं। साथ में ही अयोध्या को उत्तर प्रदेश के कोने कोने, यहाँ की देश के तमाम हिस्से से जोड़ने के लिए वो 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं और उसकी वजह से ये जो पर्यटक बड़ी संख्या में अयोध्या में पहुंच भी रहे हैं। एक बड़ा प्लेस बन के अयोध्या उभरा है भगवान राम की जन्मस्थली रामलला के दर्शन। बिल्कुल, अभी अयोध्या की नई तस्वीर लोगों के लिए भी बेहद सुखद है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।